बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कॉमेडी और ट्रेजेडी साथ साथ चल रही हैं। जो कुछ हो रहा है ये एक अलमिया है, लेकिन जिस तरीके से इसे निपटा जा रहा है वो एक मज़ाहिया मामला है। ये मज़ाहिया ड्रामा कब तक चलेगा? और इस अदालती इशू में जो 6 जजों के एक झूठे इल्ज़ामात पर मबनी ख़त के बाद जो बहरान शुरू हुआ और जिसमें ये जाली एंथ्राक्स पाउडर का ड्रामा रचाकर इसको एक और शक्ल देने की कोशिश भी की गई। इस हवाले से एक गलतफहमी तो जुज़वी तौर पर सही कर लेनी चाहिए। पिछले व्लॉग में मैंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की नामज़दगी की सारी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब पर डाली थी और कहा था कि क्या उनको नहीं पता था कि इनके साथ एक टैग लगा हुआ है तसद्दुक़ जिलानी के साथ कि मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने। तो अब ये वजाहत आई है कि ये नाम शहबाज शरीफ साहब का तय करदा नहीं था, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने 2 नाम दिए थे, नासिरुल मुल्क साहब के और तसद्दुक़ जिलानी साहब के। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब की जुज़वी गलती है। जुज़वी गलती ये है कि एक माकूल आदमी को छोड़कर एक नामाकूल आदमी को उन्होंने क्यों मुंतखब किया, और ये गलती ज़ाहिर चीफ साहब की भी है जिन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को एक शरीफ आदमी, कल के समात में भी उन्होंने जिलानी साहब को शरीफ आदमी करार दिया। ज़ाहिर इसका मतलब यही है कि उनको इनके माजी का पता नहीं था कि ये किस तरह किस कुमाश के बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने वही कमज़ोरी दिखाई और मामला हो गया। चलिए, इसमें एक खैर का पहलू ये है कि अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब जो थे बदस्तूर कमीशन बने रहते और बाद में जब फ़ैसला देने का मरहला आता तो वो मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने वाला मसला करके वो मुल्क को और हुकूमत को किसी और बहरान में धकेल देते। यानी इस गलती के अंदर से चलिए एक खैर का पहलू बरामद हुआ कि उससे जान छूट गई। कल को वो एक बड़ा फितना पैदा कर सकता था। तो ये है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक और पसपाई इख्तियार की है। 7 रुकनी बेंच के बाद उन्होंने पीटीआई के ये मुतालबा भी मान लिया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, बल्कि उन्होंने उज़्र ख़ाही की कि दरअसल फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया कि कुछ जज दूसरी ब्रांचेस में थे, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री होती हैं कराची वगैरह, तो वो अब उनको बुला लिया जाएगा ईद के बाद। इसी महीने की 29 तारीख को दोबारा समाअत होगी। गोया न सिर्फ ये कि पसपाई इख्तियार की, बल्कि इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 रुकनी टोले को एक लाइसेंस दे दिया गया कि वो 29 तारीख तक जो फैसले करने चाहे कर सकता है। यानी ये तो अब नज़र आ रहा है कि साइफर केस इस अदलिया ने उड़ा देना है। कल की अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई सुनी हो तो आपको साफ नज़र आएगा कि उमर फ़ारूक साहब और दूसरे उनके जो साथी थे, दोनों जज पीटीआई की तरफ से वकील सफाई का किरदार अदा करते रहे कि इस केस में तो ये ख़राबी है, इस इल्ज़ाम में तो ये ख़राबी है, ये तो साइफर है ही नहीं, इसकी तो कोई खुफिया बात लीक नहीं की गई, ये तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं बनता, ये तो कोई मुकदमा ही नहीं बनता। यानी वो सारी बातें जो पीटीआई के वकीलों को करनी चाहिए थी वो आमिर फ़ारूक साहब और वो औरंगज़ेब साहब है, क्या नाम है उनका, वो साहब करते रहे और पीटीआई को कुछ दलील देने की ज़हमत उठाना नहीं पड़ी। तो चीफ साहब ने खैर पसपाई ये इख्तियार किया और ये कहा। अच्छा, फिर एक पुरलुत्फ़ बात है कि उन्होंने कहा कि ये जो 300 वकीलों को जो ख़त आया था उस ख़त में तो किसी के दस्तखत ही नहीं है। अगर दस्तखत नहीं थे तो फिर आपको ये सरेंडर करते हुए 7 रुकनी बेंच बनाने की क्या ज़रूरत थी? फ़र्ज़ कीजिए दस्तखत होते भी तब भी क्या फ़र्क पड़ता था? क्या 300 वकील उठकर कोई ख़त लिखेंगे तो वो मुतालबा मान लिया जाएगा? अगर ये तो 300 वकील थे, अगर 350 वकील एक और महज़रनामा लिखकर पेश करें और उसमें मुतालबा करें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस्तीफ़ा दे दें, तो क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे? बहरहाल ये उनका सरेंडर है, उनकी पसपाई है। इससे ज़्यादा, इससे कम कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते कि उन्होंने एक और दबाव का मुकाबला करने से मजबूरी ज़ाहिर की है और वो हिम्मत हार गए हैं, वो दबाव के सामने ढेर हो गए और उन्होंने अब ये इंदिया दिया है कि फुल कोर्ट बनाई जाएगी। लेकिन पीटीआई इस पर भी मुतमईन नहीं होगी। ये कतई बात है कि अब पीटीआई का अगला मुतालबा ये होगा कि ये फुल कोर्ट तो चलेगा, लेकिन इस फुल कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज है चीफ साहब के बाद, ये दोनों जज इसमें ना बैठें, बाकी फुल कोर्ट चलेगा।
ये पीटीआई का मुतालबा है, वो मुतालबा कर भी चुकी है और अब भी कर रही है, और अब अगले चंद दिनों तक वो इस मुतालबे को एक डेफिनेट शर्त के तौर पर लाएगी, जिसके बाद काजी साहब के लिए मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि वो पहले ही 2 मरतबा ढेर हो चुके हैं। जब दुश्मन को पता चल जाए कि मुखालफ कितनी जल्दी दबाव में आ जाता है, कितनी जल्दी डर जाता है, तो फिर उसका हमला, अगला हमला ज़्यादा ताकतवर होता है और ज़्यादा एतमाद के साथ होता है। तो अब देखना ये है कि वो कैसे निपटेंगे। और इस दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये 6 जजों के जो इल्ज़ामात हैं इनके सबूत देना पड़ेगा। ये वहद कल की समात की एक मस्बत या हौसला अफजा पेशरफ्त कह लें या रिमार्क्स कह लें, अगर ऐसा होता है। सवाल ये है कि अगर उन 6 जजों ने सबूत देने से इनकार किया तो क्या ये फुल बेंच इतनी ताकत रखता है अखलाकी हवाले से कि वो इन जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उसूलन तो इन जजों को मुअत्तल कर देना चाहिए था जब तक वो इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, और इल्ज़ाम कभी साबित नहीं हो सकते, ये तो सबको पता है, पीटीआई वालों को पता है, उन जजों को भी पता है कि उन्होंने झूठे इल्ज़ामात गढ़े। मिसाल के तौर पर वो कैमरा कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? वो कैमरा उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया, जो आज से 10 महीने पहले का वाक़या है। 10-11 महीने पहले ये जज साहब के घर से कैमरा बरामद हुआ था उनके अपने के मुताबिक। अब वो कैमरा कहाँ है, उस दीवार की हालत क्या है, उस दीवार में जहाँ से ये कैमरा बरामद किया गया, क्या वो निशान सुराख का, खुदाई का अब भी मौजूद है, या उसको प्लस्तर करके दीवार को फर्निश कर दिया गया है? कि ये कैमरे वाली बात ही जो है ये सरासर झूठ है। और दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम वो है मोहसिन पलाटी का साला साहब जो था, कि उसको जनाब ISI ने अगवा किया और मारा पीटा और पता नहीं वीडियो बनाई और क्या किया। तो मालूम ये हुआ है कि वो पलाटिया साहब का जो साला साहब है वो एक खुद प्रॉपर्टी माफिया है, प्रॉपर्टी डॉन है, और उसने लोगों पर पता नहीं क्या कुछ किया। ये चीज़ें सामने आएंगी तो लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी, लेकिन अब तक तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ लिख सके, क्योंकि अपनी जगह छोटा मोटा वो भी मलक रियाज है, उसका एक भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, और भाई का भाई जो है मेजर जनरल है। तो ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ कोई को लिख सकता है या फरियाद कर सकता है। बहरहाल उसका किसी से झगड़ा हुआ, वो भी किसी न किसी दर्जे में कुछ ना कुछ ताकत रखता था, तो उस झगड़े में ये सारा कुछ हुआ। तो प्रॉपर्टी के इस झगड़े में इन्होंने ISI को मुलज़म ठहरा दिया। उसका सबूत कहाँ से लाएंगे? इसी तरह जो बाकी वाक़यात हैं वो तो खैर वैसे ही मुबहम से हैं, और मसलन अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक मुबहम है कि एक खातून जज कहती है कि जनाब मुझे तो ISI के एक अफसर ने फ़ोन करके कहा था कि मैं मिलना चाहता हूँ, और मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया, मैं नहीं मिली। अब इस मिलना चाहता हूँ मैं से ये दबाव कैसे बरामद हुआ, ये वो मोहतरमा कैसे साबित करेंगी? क्योंकि अगर कोई भी अफसर किसी जज को फ़ोन कर दे तो उस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है कि भाई तुमने जज को फ़ोन क्यों किया, ये सिफारिश है, ये सिफारिश करने के लिए किया, ये राब्ता तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। लेकिन इसको दबाव के ज़ुमरे में डालने के लिए तो कुछ और भी सबूत चाहिए ना। ये अकेला मुलाकात की दरख्वास्त करना तो कोई माने नहीं रखता। अच्छा, इस समाज की जो सबसे पुरलुत्फ़ जो लम्हात थे वो थे जब अटारनी जनरल ने एक मुलज़म का किस्सा छेड़ा, इफ्तिखार अली शाह को उसका नाम था कोई, और वो जो PTI की सरपरस्त जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मोमिनीन, क्या नाम है उसका, तो उसका वो मेंबर था इफ्तिखार अली शाह। तो उसने जब गुलजार था चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, तो उस वक्त उसने मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कत्ल करने की धमकी दी थी, और उसका इकरार भी किया था कि हाँ मैंने धमकी दी। किसी जज को कत्ल करने की धमकी क्या कोई जुर्म बनता है या नहीं बनता? लेकिन उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, इस मुकदमे को दायर ही नहीं होने दिया। सरीना ईसा साहबा जो थी वो FIR दर्ज कराने के लिए गई, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। बहरहाल फिर मामला आगे बढ़ा तो ये FIR दर्ज की गई और उसको ख़राब भी किया गया। लेकिन उस किस्से को छोड़े, जब वो मामला अदालत पहुंचा तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको यानी ज़मानत पर रिहा कर दिया, वो केस ही ख़त्म। यानी ये थे मौसूफ अतर मिनल्ला साहब जो कल समाज में आज़ादी अदलिया और पत्नी इंसानी हकूक़ और क्या क्या चीज़ों के रो रहे थे। तो इसका तज़किरा अटारनी जनरल साहब ने अपनी स्पीच में यानी अपनी सबमिशन में जब वो बात कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, तो उसमें इसका हवाला भी दिया कि उस केस का क्या बना। तो इस पर अतर मिनल्ला साहब जो था वो सीख पा हो गया, भड़क उठा, और फिर पता नहीं उसने क्या क्या फ़िक्रे कहे, और वो लोग हंसते रहे
कि ये क्या तकरीर इसने शुरू कर दी है, इंसानी हकूक़ एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी थी, भाई बरी तुमने किया। और अतर मिनल्ला साहब के अदालती कारनामे कोई यही तो नहीं है, इनके बहुत अदालती कारनामे। शीरी मज़ारी को कैसे रिहा किया गया, वो जालिम सफाक जागीरदारनी जो अपने इलाके में दहशत की अलामत है और जो मज़ारियों से काम लेती है, उनको मारती है, फिज़िकली उनको मारती है और उनको पैसे तक नहीं देती। तो खैर उसको छोड़े, लेकिन जिस तरह अदालत लगाकर आधी रात को इसने उनको रिहा किया, वो एक शर्मनाक बाब है अदालती एक्शन का। और फिर ये वही साहब थे जिन्होंने ये आज़ादी इज़हार और इस तरह की बातें करते हैं। जब पैमरा ने नवाज़ शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई थी, तो इन साहब ने पैमरा के इस फैसले की तारीफ़ की थी। इन्हीं साहब ने जो आज आज़ादी इज़हार की बात करते हैं, और इन्होंने माजी की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डिसफंक्शनल करने में भी अपना किरदार अदा किया। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब को वफाकी हुकूमत ने मुशीर लगाया था, तो अतर मिनल्ला ने उसकी मुशीर होने का ओहदा ख़त्म कर दिया था और हुकूमत के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दिए थे। फिर शाहद खाकान अब्बासी को इन्होंने कैसे तंग किया, और ख्वाजा आसफ़ को नाहल भी इन्हीं साहब ने किया, जो अब कहते हैं कि सियासी हकूक़, सियासी मुखालफत, इंसानी हकूक़, ये वो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। और ये वही साहब थे जिन्होंने जब इमरान खान ने खातून जज मोहतरमा ज़ेबा साहबा को धमकियाँ दी और पता नहीं क्या कुछ उनके ख़िलाफ़ तकरीर में कहा, तो इन साहब ने ये मुकदमा अपने पास करवा लिया खामखा खुद ही, और कहा कि जज ज़ेबा के ख़िलाफ़ तो कोई तौहीन आमेज़ बात कही नहीं गई, और इमरान खान ने जो कहा है कि वो आइंदा एहतियात करूँगा तो हम उसकी माजरत कबूल करते। केस वो ज़ेबा साहब के अदालत में लगा हुआ है, ये इन्होंने उठाकर अपने पास से इन्हीं इमरान खान को बचाने की, इमरान खान को बरी करने की ऐसी तड़प, ऐसी कसक, ऐसी वो बेचैनी, बेकरारी, क्या कहिए इसको। तो ये साहब अब इनका जो माजी आस्ता आस्ता खुलेगा, तो ये वो साहब हैं जिन्होंने जस्टिस, अब ये 6 जजों पर ये बहुत तिलमिला रहे हैं कि इनको दबाव डाला जा रहा है। जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर दबाव डाला गया था तो ये खुश थे और उनकी सहूलतकारी कर रहे थे। क्यों सहूलतकारी कर रहे थे? इसलिए कि अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को नाजायज़ तौर पर बरतरफ नहीं किया जाता तो वो चीफ़ जस्टिस होते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मिनल्ला साहब तो पिछले साल ही उसमें रिटायर हो जाते, सुप्रीम कोर्ट पहुँच ही ना पाते, ये होना था। और इन्होंने और इनके साथी वो मोहसिन पलाटिया, इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजों को ये कहा था कि इन शौकत सिद्दीकी साहब ने खुद बताया अपने टीवी प्रोग्राम में कि शौकत सिद्दीकी साहब का समाजी बाइकाट किया जाए। तो ये वो अब अंदाज़ा करें कि प्रोजेक्ट इमरान के तहत किस तरह की चीज़ें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत की गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को चूँकि एक महीने की कम से कम फ्री हैंड मिल गया कि जो चाहे करे। अब आप देखिएगा कि 1-2 दिन में इन्होंने साइफर केस उड़ाना है, फिर उसके बाद जो दूसरे केस है वो भी सारे उड़ाने, इमरान खान को हर केस में बरी कर देना है। रह गया वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस, तो उसमें भी ये ज़ाहिर मातहत अदालत पर दबाव डालेंगे और उस मातहत अदालत को बैकअप देने वाली कोई ताकत हमें नज़र नहीं आती। ज़ाहिर जब सुप्रीम कोर्ट ढेर हो गई तो फिर मातहत अदालत क्या करेगी? तो ज़ाहिर वो इस केस में भी वो गड़बड़ कुछ न कुछ होगी। तो ये हमें देखना होगा कि ये संभालने वाले जो मामलात को, जो अब तक गलतियों पर गलतियां करके मामलात को अपने हाथ से खुद ही निकाल रहे हैं, वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। जबकि चंद ही रोज़ पहले इन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात में ये इशारा दिया था कि 9 मई की माफ़ी नहीं होगी, ये उनका अज़म था। तो अब ये अज़म जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पीस कर रख देना है। क्या करेंगे आप? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है क्या करेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बल्कि ये मिनल्ला साहब गालबन वही हैं जिन्होंने वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक जो जाली मुकदमा और दबाव वाला एक गिलगित बल्तिस्तान के जज ने एक बयान दिया था, साबिक़ जज ने, कि जनाब ये सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे इस तरह का हुक्म दिया गया, फ़लाना फ़लाना। तो मिनल्ला साहब ने उस जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब कर लिया और उसकी ऐसी बेइज्जती फरमाई कि उसने भाग जाने भी माफ़ ये समझी। क्या करता बेचारा जब उसके पास रियासत उसके ख़िलाफ़, जज उसके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और अब ये जो इस्लामाबाद में मोहसिन पलाटिया और उसके साथ साथी वारदाती जितने हैं, इन्होंने ये ख़त लिखा है। तो अब वाहद उम्मीद चीफ़ जस्टिस के एक फ़िक्रे से है, वाहद उम्मीद कि इस फ़िक्रे से है कि ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत देना होगा। सबूत वो नहीं दे सकते, ये सबको पता है।
तो सबूत ना देने के बाद क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि हमें 5 महीने इंतज़ार करने को कहा गया, 5 महीने बाद हमारी हुकूमत होगी, हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। अब हमारा वज़ीर-ए-आज़म से क्या मुराद है? मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे या वो जो वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं औरंगज़ेब साहब वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे? कहा तो ये भी जा रहा है कि फैसल बरूडा साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट देकर इलेक्शन जितवाया है। बज़ाहिर तो उनकी वाबस्तगी जो है वो MQM से बताई जाती है। MQM ने उसे उम्मीदवार पेश किया था, लेकिन सबको पता है कि वो उसे पीपल्स पार्टी ने सीनेटर मुंतखब किया है। किसके कहने पर किया है? पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उन्हीं के कहने पर किया है, जिन्होंने हमसे ये किया है कि 5 महीने बाद हम शहबाज की छुट्टी करा देंगे और हुकूमत आपकी होगी। और पीपल्स पार्टी तो ये समझ रही है कि हमारी हुकूमत से मुराद ये होगा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होगा, लेकिन मेरे ख्याल है जो बंदोबस्त करने वाले हैं वो शायद बिलावल को तो नहीं बनाएंगे, वो इन्हीं तीनों में से, मोहसिन साहब में से, औरंगज़ेब साहब में से या फैसल बरूडा साहब में से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे और उसे पीपल्स पार्टी के खाते में डाल देंगे। मोहसिन नकवी साहब पहले ही पीपल्स पार्टी के हैं। बरूडा साहब फ़ख्र से कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी तो मेरे लंगोटिया है, मेरी कभी बात टालते नहीं है, मैं उनसे सैकड़ों मुलाकातें कर चुका हूँ और पीपल्स पार्टी ने उनको वोट भी दिया है। ये एक लतीफ़ा एक अलग है। जो मौला बख्श चांडियो साहब ने कल कहा कि जनाब अगर भुट्टो साहब ज़िंदा होते तो ये फैसल बरूडा कभी सेनेटर ना बन सकता। इसका मतलब ये है कि भुट्टो साहब ज़िंदा नहीं हैं। यानी पीपल्स पार्टी ये जो नारा लगाती थी कि ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा था और आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तो वो नारा गलत था। भुट्टो साहब की वफ़ात हो चुकी है, ये चांडियो साहब ने मान लिया है और अब वो नारा भी मेरे ख्याल में बदलना पड़ेगा कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो अब कुछ इस तरह का नारा लगाना चाहिए कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से वो डोडा निकलेगा। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो होनी है वो अभी से नज़र आ रही है। जब पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब से हमायत अपनी वापस ले लेगी तो ज़ाहिर है फिर तहरीक आज़म एतमाद की तो नौबत ही नहीं आएगी, शहबाज साहब को खुद ही इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि जनाब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कुदर से बंदे तोड़ लेंगे, कुदर से बंदे तोड़ लेंगे, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। अगर तोड़ने वाली कार्रवाई हुई भी तो वो पीपल्स पार्टी के लिए होगी, मुस्लिम लीग के लिए नहीं होगी। तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर बैठे हैं ये पता नहीं उनको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हमें तो अंदाज़ा हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब एक ब्लंडर कर बैठे। वो उस वक्त इनकार कर देते तो कुछ भी नहीं बिगड़ना था इनका। ये जो एक कहानी घड़ी गई है वो बड़ी दिलचस्प है कि जनाब हमसे कहा गया था कि अगर तुमने वफाक में हुकूमत ले ली तो हम तुम्हें पंजाब में भी नहीं लेने देंगे। भी ना लेते आप पंजाब से, इनकार कर देते कि ठीक है हम पंजाब भी नहीं लेते, बना लें आप पंजाब में भी दे दें, बुला लें उसको। वो क्या है वो जो नाम था वसीम अकरम प्लस, वो क्या नाम था उस अफीमची का, उस्मान बुज़दार, बना दें उसको वज़ीर आला बना दें, जिसको बनाना बना दें, हमारा अज़हर को बना दें, जिसको मर्ज़ी बनाना बना दें, तो क्या कर लेते। लेकिन इनकी खुद अपना ज़ाहिर नीयत ठीक नहीं थी शहबाज शरीफ साहब की, इसलिए ये बहाना बनाया। अभी ना मिलती पंजाब में हुकूमत तो उन्होंने चला लेनी थी हुकूमत। उनके लिए ज़्यादा मसले पैदा होते, जो आपकी जितने मसले आपके लिए पैदा हो रहे हैं उनसे ज़्यादा मसले उनके लिए पैदा होते। तो आपने खुद ये एक मुसीबत गले ली है। अच्छा, अब हमाद अज़हर का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा जिक्र हमाद अज़हर का भी कर दूँ। ये मौसूफ़ कहा जाता है कि अब चंद दिनों तक पंजाब की सियासत में एक्टिव होने वाले हैं। अच्छा, ये एक्टिव कैसे होंगे? इनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। आटे के स्कैंडल में, चीनी के स्कैंडल में, खाद के स्कैंडल में, पता नहीं इन्होंने अरबों खरबों कमाए हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि रियासत का मसला करप्शन नहीं है। करप्शन का कोई भी केस इन्होंने PTI के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं चलाया। तो हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब का मुझे याद आ गया कि इनके वालिद का नाम मियाँ अज़हर है, मियाँ अज्जू उनका उर्फ़ी नाम है, मियाँ अज्जू के नाम से मुतारफ़ थे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें नवाज़ शरीफ से वफ़ादारी बदलने की तरग़ीब दी और जो रातब था वो ये था कि तुम्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। इन्होंने चुनाचे मुस्लिम लीग नून में बगावत करा दी और एक धड़ा लेकर अलग हो गए। मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे चली गई और ये जो धड़ा था मियाँ अज़हर लीग के नाम से मरूफ हुआ। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो परवेज़ मुशर्रफ ने मियाँ अज्जू की पुश्त पर 4 लातें रसीद की और उनको बाहर निकाल दिया। कौन कौन सी लातें? पहली लात ये कि वज़ीर आज़म इसके बजाय जमाली को बना दिया, जो अपनी जगह बलूचिस्तान का एक बिकाऊ माल था। और दूसरी लात ये हमारी कि इसको कौमी असम्बली की सीट पर भी नहीं रहने दिया। इलेक्शन में कौमी असम्बली की सीट से भी इसको हरवा दिया गया।
जिस तरह दूसरे जितवाए थे इसको भी जितवाया जा सकता था, लेकिन इसको हरवा दिया गया। ये दूसरी लात, तीसरी लात इसको ये मारी कि इसको मुस्लिम लीग की सदारत भी इससे छीन ली गई और वो चौधरी शुजात को दे दी गई। तीसरी लात हो गई। और चौथी लात ये मारी गई, इसे कहा गया कि तुम मुस्लिम लीग हाउस से निकल जाओ और आइंदा कभी तुम्हारी सूरत मुस्लिम लीग हाउस में, वो जो डेविस रोड की बिल्डिंग है, उसमें तुम्हारी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए। ये चार लातें खाकर बेमज़ा हुआ। ये इतनी अजीम गैरतमंद हस्ती थी या है, अब भी ज़िंदा है। तो ये मियाँ अज़हर इतनी गैरतमंद हस्ती था कि जिसकी ये मिसाल आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये हमाद अज़हर उसी का बेटा और वैसे ही गैरतमंद होगा। तो अब आप कहेंगे कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर ये चिमटा क्यों हुआ है पीटीआई से? भाई पीटीआई से चिमटा हुआ है, इसलिए चिमटा हुआ है कि अगर पीटीआई को छोड़ देता है तो इस पर तो करप्शन के इतने इल्ज़ाम आते हैं कि इसका कोई वाली वारिस नहीं होगा, पीटीआई के अंदर रहेगा तो इस पर जो भी मुकदमा बनेगा उस पर एक शोर मचेगा कि जनाब ये तो हकीकी आज़ादी की जंग का मुजाहिद है, उसको जिहाद करने की सज़ा दी जा रही है। अगर ये पीटीआई छोड़ देगा तो फिर इससे किसने पूछना है? फिर इसे चाहे 5 रुपये की चोरी में रगड़ दो, चाहे 5 अरब रुपये की चोरी में रगड़ दो, किसी ने बोलना ही नहीं है। तो ये है किस्सा गैरतमंद बाप के गैरतमंद बेटे का। तो नाज़रीन अब देखिए ईद के बाद क्या होता है। हालात कोई अच्छे नहीं है, किसी के लिए अच्छे भी नहीं है। अगर आप ये समझें ना कि पीटीआई के लिए अच्छे हैं, नहीं, पीटीआई के साथ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज हुकूमत के साथ भी कोई अच्छा होने वाला नहीं है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।